आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी जीएस 1। तो जिसमें पीवाईक्यू में अकॉर्डिंगली उसको देखेंगे और सिलेबस जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये सभी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है। हालांकि वो एक दूसरे से लिंक है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था वो सब, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो पहले देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789, 1789 टू 1799, 10 इयर्स तक। टोटल 5 स्टेज में हुआ था। 5 स्टेजेस में उसको हम डिवाइड करते हैं समझने के लिए। तो उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि 1700 यानी कि 1776 सिक्स से लेकर 1783 तक अमेरिकन रिवॉल्यूशन चला था और 1783 में वो खत्म हो गया था। उसके जो वैल्यूज थे, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, उससे भी काफी कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंस्पिरेशन मिला था। तो 1774 में लुइस 15 जो फ्रांस का राजा बन जाते हैं, तभी उनकी जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी और वो पूरा ओल्ड रेजिम पे चल रहा था और पूरा मिडिल क्लास भी राइज हो रहा था फ्रेंच फ्रेंच में। और फिलोसोफर, आर्टिसन वगैरह का भी इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो रीजन है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इमर्जेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो किसी भी रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन यानी कि एज अ मास मूवमेंट एंड चेंज इन द सोसाइटी एट बिग स्केल, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसका उसका कोई एक रीजन नहीं हो सकता, उसके काफी रीजन थे, जैसे कि पॉलिटिकल रीजन थे, सोशल रीजन थे, इकोनॉमिक रीजन थे, फिर जो उनकी मिलिट्री के थोड़ा रीजन थे, और इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड यानी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन। फिर जो इमीडिएट कॉज था वो था इकोनॉमिक क्राइसिस। तो सबको डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि पॉलिटिकल रीजन में ये है कि ये जो फ्रेंच था वो एंशियंट रेजिम पे चल रहा था। एंशियंट रेजिम यानी कि वो जो सोसाइटी और उस वक्त का इकोनॉमिक सेटअप था वो एब्सोल्यूट मोनार्की के ऊपर चल रहा था और किंग की डिवाइन डिवाइन किंगशिप के ऊपर बेस्ड मॉडल था। एब्सोल्यूट मोनार्की का जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि ऐसा बोला जाता है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। इसी वजह से जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, जो लुइस 15 उस वक्त के राजा थे, तो तो तभी एक एब्सोल्यूट मोनार्की और डिवाइन किंगशिप यानी कि किंग कभी भी गलत नहीं कर सकता, ऐसी जो मान्यता थी, वो उनका एंशियंट रेजिम इज द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द रिवॉल्यूशन। दूसरा ये है कि तब की सोसाइटी कैसी थी। तब की सोसाइटी को 3 एस्टेट में बांटा हुआ था: फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। तो फर्स्ट एस्टेट को हम जो क्लर्जी बुलाते हैं, क्लर्जी, CLERGY, क्लर्जी, जिसमें जो उस वक्त के बिशप यानी कि प्रीस्ट क्लास थे उनका समावेश होता था। वो हालांकि 1% ही थे, फिर भी वो लैंड का करीबन 10% हिस्सा अपने पास रखते थे। सेकंड एस्टेट इन हायरार्कियल मैनर था, वो था नोबिलिटी। वो भी 1% ही था, लेकिन लैंड का काफी ज्यादा हिस्सा अपने पास रखता था।
और जो थर्ड एस्टेट यानी कि उसमें दो डिवीजन थे। एक में था पीजेंट और दूसरे में था बर्जुआस। बर्जुआस में उस वक्त के बिजनेसमैन और काफी अमीर लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ करता था। हालांकि ये जो थर्ड एस्टेट थे वो करीबन 98% पॉपुलेशन के थे, फिर भी उनके पास 50% से भी कम लैंड उनके पास हुआ करती थी। तो ये जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट थे उनको प्रिविलेज क्लास बोला जाता था, और जो थर्ड एस्टेट था उनको अनप्रिविलेज क्लास बोला जाता था। तो उस वक्त का ये पॉलिटिकल जो जो सेटअप था वो क्लास रिजिडिटी के ऊपर बेस्ड था। यानी कि थर्ड एस्टेट में बिजनेसमैन और काफी अमीर लोगों के होने के बावजूद वो लोग सेकंड और फर्स्ट एस्टेट में अपने आप को नहीं ढल पा रहे थे, क्योंकि क्लास जो ये तीन क्लास उन्होंने डिवाइड किए थे उसमें वो लोग काफी रिजिडिटी यानी कि उनको वो सेटअप को अपनाना ही पड़ता था और एक दूसरे में वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे। तो ये था एक सोशल कॉज और पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में हमने बताया कि एब्सोल्यूट मोनार्की और ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, और जो किंग थे वो जुडिशियरी के ऊपर भी अपना हेड ऑफ जुडिशियरी भी थे। फिर भी ये जो जुडिशियरी थी उसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट हो जाता था विदाउट ट्रायल। तो ये एक उनका नेगेटिव पॉइंट था। और इसके इकोनॉमिक कॉज भी थे। हमने सोशियो पॉलिटिकल देख लिया, इकोनॉमिक कॉज में ये था कि ये जो फ्रेंच लुइस 15 थे उनके वक्त उन्होंने काफी कुछ यानी कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी उन्होंने फ्रेंच को पार्टिसिपेट करवाया था। हालांकि वहाँ पे ब्रिटिश का यानी कि उस वक्त जो ब्रिटिश एंग्लो फ्रेंच की जो राइवलरी थी, जिसमें हम इंडिया में कर्नाटिक वॉर्स भी देखते हैं जो 70-60 तक चलता है, उसमें भी फ्रेंच हार गई थी। हालांकि वो अमेरिका में ब्रिटिश की हार हुई थी, फिर भी उनकी मॉरल जीत हुई थी। और जो ट्रीटी ऑफ पेरिस अमेरिका के 1783 में जीतने के बाद हुई थी, तो वो ब्रिटिश हारे थे लेकिन फायदा कुछ फ्रेंच को हुआ नहीं था। तो आउट ऑफ द कंट्री जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसकी वजह से उनको नुकसान ही हो रहा था। इसकी वजह से जो डेप्ट थे वो फ्रेंच पॉपुलेशन के ऊपर बढ़ रहा था। इसके लिए उन्होंने ऐसा डिसाइड किया लुइस 15 ने कि टैक्स को बढ़ाया जाए और रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने टैक्स इम्पोज करने के लिए तो टैक्स लगेगा थर्ड एस्टेट के ऊपर। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी उस वक्त की थी, और काफी कुछ फेलर भी देखने को मिल रहा था कि जो ट्रेड और कॉमर्स में वो इंटरनल टैरिफ एक बैरियर की तरह निकल रहा था। और अधूरे में पूरा उस वक्त 1778 में डिप्रेशन भी आया हुआ था फ्रांस में, और 1787 में एक फेमाइन भी वहां पे हो गया था। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी थी, वो एक ट्रिगर पॉइंट बनी। और ये सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन के साथ साथ एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो है ये फिलोसोफर और उनके आइडियल्स आइडियाज, इनलाइटमेंट आइडियाज। मतलब कि उस वक्त के जो फिलोसोफर थे जैसे कि मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो, उन्होंने एज अ कैटलिस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्पार्क देने का काम किया। तो एज ऑफ रीजन भी उनको बोला जाता है। जैसे वोल्टेयर ने एक सेक्युलरिज्म की भावना को बढ़ाया और जो रिलीजन के बेस के ऊपर डिवीजन था उसको अटैक किया और बोला कि वो प्रिविलेज न्यूसेंस है। फिर रूसो ने पॉपुलर सोवरेनिटी के डॉक्ट्राइन के बारे में बात की। मॉन्टेस्क्यू ने डिवीजन ऑफ पावर के बारे में भी बात की।
और एक ब्रिटेन के फिलोसोफर लॉक लॉक जॉन लॉक थे उनकी एब्सोल्यूट जो मोनार्की को रिजेक्ट करने की फिलोसॉफी थी वो भी काफी उस समय प्रचलित हुई थी। और आगे हमने देखा कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का भी काफी प्रभाव इस पर पड़ा था। तो ये हो गया पूरा बैकग्राउंड। और इमीडिएट कॉज की जो बात कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक बैंकरप्सी ऑफ गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और वो